हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, हमने लेक्चर नंबर 5 फिनिश कर लिया। बहुत ही अच्छा प्यारा सा लेक्चर है। आपने अगर नहीं देखा है तो जा करके आप देखो, है ना। मस्त सा लेक्चर है, आपको समझ में आएंगी, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप उसको छोड़ करके अगर आप ये लेक्चर पढ़ रहे हो, है ना, लेक्चर नंबर 6 देख रहे हो, तो आपको फिर समझ में आने वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जा करके उस पुराने वाले लेक्चर को देखो और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, है ना। इसका लेक्चर नंबर 6 देखो। तो हम लोगों ने भाई पिछले वीडियो में हमने क्या किया कि हम लोगों ने एग्जैक्ट हमने ये देखा कि हमारी जो कोई भी अगर हमारा मटेरियल है ना, कोई भी अगर हमारा क्रिस्टल है, तो वो 3D डायमेंशन में होता है। और हमने 3 डायमेंशन हमने बनाना सीख लिया कि किस तरीके से हमारे वर्ड्स क्या होते थे, कितने तरीके के वर्ड्स होते थे, है ना। एक मतलब एक बेसिक सी बातें हमें पता चल गई हैं, ठीक है। समझ लो मेरी बात, सब बातें आप सीख चुके हो ना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्रिस्टल है या फिर हमारा जो जो भी लैटिस है ना, तो वो बेसिकली कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, ठीक है। हम क्या देखने वाले हैं कि हमारी जो क्रिस्टल है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है। इसी को हम कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। दो नाम है इनके, क्या नाम है, पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। तो हेडिंग लगा लो आप, क्या अगर वैसे हेडिंग आपने लगा ली, क्या, कैलकुलेशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, दैट इज पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। देखो, अगर एक जनरल अगर हम आपसे बात करें, जनरल आपने जब भी आप किसी का अगर फ्रैक्शन निकालते थे, आप पैकिंग जब आप इफिशियंसी निकालते थे, तो बेसिकली हम पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन किसका देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं अपने अपने यूनिट सेल का। हमने बेसिकली हमने 3 तरीके की हमने यूनिट सेल देखी, क्यूबिक देखा, और हमने एफसीसी देखा, और हमने एससीपी देखा, हेक्सागोनल हमने देखा ना। तो हमें हमें क्या करना है, हमें अभी उन तीनों की क्या करनी है, हमें पैकिंग इफिशियंसी दैट इज हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। देखो, तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, फ्रैक्शन आप बेसिकली कैसा निकालते थे, तो आप ये कहते थे कि हमारी जो टोटल जो बड़ी वाली वॉल्यूम होती है, देखो याद रखना, फ्रैक्शन में हमेशा हम क्या करते हैं, इस टाइप के फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, जब हमें अगर नंबर हमें निकालने होते थे, मतलब हमें इफिशियंसी अगर निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी हमारी जो बिगर वॉल्यूम होगी, है ना, बिगर जो वॉल्यूम होगी ऑफ किसी की भी हो सकती है, वो में भी आपकी यूनिट सेल की हो सकती है या फिर एक स्फीयर की हो सकती है। तो बिगर वॉल्यूम अपॉन हम क्या करेंगे, स्मॉलर वॉल्यूम करेंगे, ठीक है। यानी कि हमें हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से पहले वॉल्यूम निकालने हैं, किसके, हमारी यूनिट सेल के। और उस यूनिट सेल को बनाने में कितने स्फीयर हमने यूज किए हैं, कितने एटम्स एटम्स हमने स्टार्टिंग में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में हमने कहा था एटम, फिर धीरे धीरे हमने बात को चेंज करते गया, नहीं नहीं अब एटम्स हम नहीं पढ़ेंगे, अब हम उसको एज एक स्फीयर मानेंगे, समझ रहे हो। अभी भी है अभी भी वो एटम्स, बट हम उसको अभी समझने के लिए स्फीयर मान करके चल रहा है। तो हमने कहा हम बिगर वॉल्यूम निकालेंगे और स्मॉलर वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमारी वो क्या निकल जाएगी, वो हमारी वो पर्टिकुलर यूनिट सेल की, है ना, जो भी हमारा सेल होगा उसकी हमारी क्या निकल जाएगी, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। इफिशियंसी होगी तो हम परसेंटेज में रखेंगे, और अगर पैकिंग फ्रैक्शन होगा तो हम उसे परसेंटेज में नहीं रखेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, स्टार्ट किया जाए। तो बेसिक से हम कुछ बातें समझ लेते हैं, क्या होता है ये कैलकुलेशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, या जिसको हम कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। ये उसी का डेफिनेशन है, छोटा सा डेफिनेशन है। क्या कहता है कि द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिलिंग बाय द पार्टिकल, है ना, इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। या आप अगर इसको दूसरे वे में अगर डिफाइन करना चाहो तो ये कहोगे द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर है इतनी बात। अभी हम इसको बकायदा देखेंगे, मत टेंशन लो, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अभी देखेंगे हम बकायदा निकाल करके। बहुत आसान है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स इस पे से आते हैं, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बात याद रखनी है कि किसी भी आपके जो यूनिट सेल होगा या फिर कोई भी आपका अगर एक लैटिस है, तो उसकी पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन 100% नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि आपने अभी इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में आपने ये देखा था कि अगर कोई भी अगर लैटिस का अगर फॉर्मेशन हो रहा है पर्टिकुलर किसी स्फीयर से, तो क्या होता था कि उन स्फीयर्स के बीच में एक गैप होता था, एक एम्प्टी स्पेस होता था, जिसको हम लोग वर्ड्स कहते थे, ठीक है ना, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। तो किसी भी यूनिट सेल की जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 100% नहीं हो सकती। रीज़न क्या है, क्योंकि उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, है ना। इस वजह से उनकी जो इफिशियंसी है, पैकिंग फ्रैक्शन है, वो 100% नहीं हो सकता। देखो बच्चे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस।
क्या है, हमें हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा और हमें उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, मतलब वो कितना परसेंट एफिशिएंट है, मतलब वो कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है। समझ लो मेरी बात, कितना स्पेस, बस ऐसे याद रखो, वो कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है और कितने स्पेस में उसके गैपिंग है, कितने स्पेस, कितनी जो स्पेस है उनके वो मतलब एम्प्टी स्पेसेस हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो हमने कहा सर मेरे पास क्या होना चाहिए, एक सिंपल क्यूबिक लैटिस होना चाहिए, तो ये आपकी एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है। ऐसे बनाते हो आप, ठीक है। और सिंपल क्यूबिक हमारे जो लैटिस होते हैं, यानी कि सिंपल हमारा क्यूबिक जो हमारा जो सेल होता है, यूनिट सेल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें केवल कॉर्नर के पास क्या होते हैं, हमारे एटम्स होते हैं, दैट इज ये स्फीयर है, ये एटम्स नहीं, ये स्फीयर है। ओके ठीक है, जो भी कह लो सर एक ही बात है, क्यों बार बार कंफ्यूज करते हो। देखो ठीक है, ये स्फीयर कह लो, एटम्स कह लो, हमने समझने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए हमने इसको स्फीयर मान लिया, बड़ा बड़ा स्फीयर मान लिया, कभी हम इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में मान लेते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मान लो कि अगर हम किसी तरीके से नहीं, हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया गया है, याद नहीं आ रहा है मेरे को, आप देखना, किसी एक्सरे का समथिंग हम कुछ यूज़ करते हैं ना, उसके मतलब कुछ ऐसा वर्ड है, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप देखना, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम इसकी डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो मान लो कि हमने कहा कि लेट, आप ये वर्ड देखोगे एनसीईआरटी में, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या था ये, तो हम इसकी डायमेंशन को उसी के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा सर लेट कर लिया जाए कि इसकी जो एज है, ठीक है, EDGE एज कह लो या लेंथ कह लो, बेसिकली ये क्यूब है तो सब एक ही जैसे होंगे, लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, ए मान लिया जाए, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए है, ठीक है। और जो रेडियस है, बेसिकली ये क्या होगा, ये रेडियस होगा, कुछ ऐसा रेडियस होगा। देखो यूनिट सेल आपका कैसे बनता था, याद करो वो दिन, मतलब इसके पहले का लेक्चर कुछ ऐसे बनता था ना, क्यूबिक यूनिट सेल, हमारा जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होता था कुछ इसे ऐसे तो बनता था, स्क्वायर वाले से के फॉर्म से ऐसे बनता था, याद है ना पिछले वाला लेक्चर। ओके, और हमने माना कि इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर वो कितनी है, R है, यानी कि ये जो आपका दिख रहा है, ये मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक की हम रेडियस कितनी ले ले, R ले ले, बात समझ रहे हो। इसको हमने ऐसे जूम करके ऐसे यहाँ पे जूम करके ऐसे हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, देखो जी, अब क्या है, हम तो समझने के लिए भाई ऐसा बनाते हैं ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हमें पता है स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम केवल समझने के लिए ऐसा बनाते हैं। एग्जैक्टली ये ऐसे होगा, तो यहाँ से मेरे को बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक की बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी। अच्छा, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, देखो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो बच्चे देख करके आ रहे हैं वो कंटिन्यूअसली समझेंगे इस बात को। मैंने आपको कहा था कि स्फीयर है ना, आप इसको ऐसे बड़ा कर लो, आपने इसका ऐसे जूम वर्जन बना लिया, ये जूम कर लिया, वो जूम वाला ऐप नहीं, ठीक है। तो आपने कहा अच्छा इतना बड़ा है और ये आपस में कैसे सटे हुए हैं, आपने जस्ट पिछले वाले वीडियो में देखा, और आपने कहा कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर R है तो भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, R होगी। तो हम ये A बराबर बताओ क्या ले सकते हैं, R प्लस R। तो यहाँ भाई देखो यहाँ से यहाँ तक A है और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2R होगा। तो हमने कहा कि सिंस रियल में क्या होता है कि जो हमारे स्फीयर होते हैं, स्फीयर आर टचिंग ईच अदर, ओके, क्या करते हैं, ये एक दूसरे को टचिंग करते हैं, टचिंग, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, A इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R, तो कितना हो गया भाई, 2R, है ना, A इज इक्वल टू 2R हो गया। ओके सर, अब देखो, अब हमें पता है बेसिकली हमारे पास ये क्या है, सिंपल क्यूबिक लैटिस है, दैट इज प्रिमिटिव, हमारे पास ये यूनिट सेल है। तो हमने कहा कि अगर हम इसमें नंबर ऑफ अगर स्फीयर निकालें, दैट इज हमने कहा नंबर ऑफ स्फीयर जिसको आप लोग पहले किस नाम से जानते थे, पॉइंट के नाम से जानते थे, है ना। आप कहते थे नहीं सर ये पॉइंट है, आपने स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था, फिर आपने स्फीयर ले लिया। समझने के लिए सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेचर में चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट करती हैं, बहुत ही छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। हमने कहा नंबर ऑफ स्फीयर दैट इज पॉइंट इन पर यूनिट सेल। तो बताओ क्यूबिक हमारे यूनिट सेल में कितने स्फीयर, मतलब हमारे टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं, दैट इज 1 होते हैं। कैसे पता, तो हमने कहा कॉर्नर पर होते हैं 8 और ये अपना 1/8 शेयर करते हैं हर एक यूनिट सेल से, तो और होते कितने हैं, 8 होते हैं, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा।
अच्छा, यानी कि ये हमारा जो हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे पास एक स्फीयर है और एक स्फीयर से हमारा ये जो लैटिस है या फिर हमारा जो यूनिट सेल है वो बना हुआ है। हम क्या करें, इस एक स्फीयर की वॉल्यूम निकाल लें। तो हमने कहा सर वॉल्यूम वॉल्यूम कम कर नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या क्या कहते हैं सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है, क्या जानते हो? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है? नहीं पता, 4/3 पाई आर क्यूब। ये जानते थे? जानते थे, अच्छी बात है। तो एक ही स्फीयर है तो एक स्फीयर की वॉल्यूम भी इतनी ही होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे बता दो आप कि भाई मेरे पास एक ही स्फीयर है ना, अभी अभी आपको रिक्वायरमेंट होगी अगले वाले स्टेप में, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। भाई ये केवल मेरे पास एक ही था ना, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर SPHER इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अच्छा जी, अब मेरी बात समझो, आपने एक स्फीयर का क्या किया, आपने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो क्यूब है, क्या हम इस क्यूब की वॉल्यूम निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें डिवाइड करना है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, और आपने अभी ए क्यूब की वैल्यू निकाली थोड़ी देर पहले, कितना, ए इज इक्वल टू देखो कितना है, आपने 2r निकाला, तो ए की जगह रख दो कितना, 2r का स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात? सो क्या कहोगे आप, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग, अभी हम फ्रैक्शन निकाले थे फिर इफिशियंसी बता देंगे परसेंटेज में। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमारा जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक फॉर्म में है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो कितना आ जाएगा भाई, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम की स्फीयर की वॉल्यूम कितनी थी, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, ठीक है, रख देते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया था, 4r क्यूब, है ना। आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ये आपका 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, ये बचेगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, हाँ भाई देखो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे इतना ब्लंडर मिस्टेक, क्या सर, ओके ठीक 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 ठीक, कोई बात, 8 कर लिया जाए, कितना हो जाएगा, ये ऊपर सब भेज दो, तो 8 चला जाएगा यहाँ पर, और 4 2 ज़ा 8, 2 दैट इज 6, तो ऊपर क्या बचा, पाई/6, पाई की वैल्यू होती है कितनी, 3.14, यानी 3.14/6, इसको आप डिवाइड कर लोगे, या फिर आप 3/22 वाला आप रख लें, 7/22 वाला आप रख सकते हो, ठीक है। देखो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.524, ये आपकी पैकिंग फ्रैक्शन आई है। अगर आप इसकी अगर इफिशियंसी निकालना चाहते हो, अगर आप इसको परसेंटेज में करना चाहते हो ना, दैट इज पैकिंग इफिशियंसी, अगर आप इसकी निकालना चाहते हो, ठीक है, इफिशियंसी, जैसे आप इंजन की इफिशियंसी निकालते थे क्लास 11th में, नहीं निकालते थे, कोई बात नहीं, जाने दो, हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 524 इंटू, देखो हमने क्या किया, इंटू 1/100, और 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज, ओ सॉरी उल्टा कर दिया यार, क्या सर बेसिक नॉलेज नहीं है क्या मेरे को, देखो अब ओके 100 इंटू परसेंट, और परसेंट का मतलब देखो याद रखना, परसेंट का मतलब होता है बच्चे 1/100, ठीक है। तो परसेंटेज हमने क्या रहेगा, 1/100 कैंसिल आउट हो गया, आ रही बात में, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 52.4%, इतनी कम है, समझ रहे हो, इतना मतलब 100% में से, अगर ऐसे समझो कि अगर आपका कोई एक लैटिस है ना, इतना बड़ा है, तो उसमें से केवल ये 52.4% जो है वो जगह क्या किया, ऑक्यूपाइड किया, बाकी की जगह में क्या स्पेस भरा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात, इस बात का मतलब समझ रहे हो आप, है ना। 52.4% ही ये करता है, ये अपने उस मतलब स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है। ये हमने देख ली किसकी, ये हमने बात कर ली किसकी, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूब, है ना, सिंपल हमने क्यूब की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं HCP एंड CCP की, जो भी हमने जस्ट इसके पिछले वाले में हमने जो निकाला था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम किसकी बात कर लें, ओके बच्चे, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन SCP एंड CCP, है ना। देखो मैंने आपको बताया था कि SCP और CCP की जो बेसिकली जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो सेम होती है, लगभग मैंने आपको कितना बताया था, 74% के आसपास होती है, सबसे ज़्यादा होती है ना, सबसे ज़्यादा वो जगह जो है वो ऑक्यूपाइड करता है, उसके जो छोटे छोटे जो स्फीयर जो होते हैं, जो एटम जिनको आप कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या करता है,
स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है, कितनी, लगभग 74% ऑक्यूपाइड करता है ना। तो अब हमें वो निकालना है, दैट इज हमें 74% निकालना है। मेरी बात समझो। और मैंने आपको एक बात ये भी बताया था कि एससीपी सीसीपी, आप इसको सीसीपी कहते थे आज, जिसको आप एफसीसीपी कहते थे, फेस क्यूबिक सेंटर्ड भी आप इसको कहते थे ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर ले, हम फेस वाले का हम बेसिकली क्या कर ले, स्ट्रक्चर बना रहे। तो देखो आप कैसे बनाते थे, फेस सेंटर्ड कुछ आप इस तरीके से बनाते थे। स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, बस बेसिक फर्क पता है क्या आ जाता है, एटम्स का आ जाता है ना। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स कहीं और प्लेस्ड हो जाते हैं, ये था। ठीक है, मैंने कहा कि कॉर्नर्स पर तो 8 तो होते ही हैं, कॉर्नर पर 8 स्फीयर 8 एटम्स होते ही हैं, और साथ ही साथ फेस की बात हम कर रहे हैं तो हमारे क्या होंगे, फेस पर भी होंगे। अब बेसिकली देखो टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस की हम बात कर ले। एक आपका होगा सबसे टॉप पर, ये हम कहाँ बना रहे हैं, सबसे टॉप पर बना रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ बना रहे हैं, सबसे बॉटम पर बना रहे हैं। ये आपके लेफ्ट वाले साइड पे, लेफ्ट वाले फेस पर, और ये आपके राइट वाले फेस पर, आपके फेस पर नहीं, इसके फेस पर। और देखो ये हम एक बना रहे अपने तरफ, ये आपकी तरफ जो आपका ये जगह है ना पोजीशन, ये एक हम इस तरफ बना रहे हैं, और एक एक पीछे की तरफ उस तरफ। ठीक है, ऐसा होता था। और आपने ये देखा था कि बेसिकली हमें जो इसका जो स्ट्रक्चर मिलता था वो कुछ ऐसा मिलता था। अगर हम इसको अगर टॉप से देखें, है ना, तो जैसे होते थे सब आइडेंटिकल साइज के होंगे, आइडेंटिकल, इनकी जो साइज होगी वो सेम होगी, आइडेंटिकल। वो अलग बात है कि हम बड़ा छोटा बना ले रहे हो, आप सही से बनाओगे, एक जैसा बनाओगे। ओके देखो, अच्छा सर ये है, हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना है पैकिंग इफिशिएंसी निकालनी है, दैट इज हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। मेरी बात समझो। तो पहली बात तो एससीपी या सीसीपी या एफसीसी दोनों तीनों एक ही है, तीनों की सेम पैकिंग इफिशिएंसी सेम आएगी। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या की देखो, एक यहाँ पर भी तो होगा। ओके, ऐसे समझते हैं, मान लो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, आर है ना। और सिमिलरली ये मतलब ये बेसिकली ऐसे सटे हुए होंगे, वो अलग बात है, अलग अलग थोड़ा सा बना दिए, ध्यान रखना ये ऐसे पूरे के पूरे अटैच्ड होंगे। ठीक है, ये पूरा, चलो ठीक है, समझ रहे हो ना आप, ये पूरा अटैच्ड होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक आर, ठीक है, और कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ गड़बड़ देखो हो रहा है क्या, ये अटैच्ड नहीं होंगे, ये अलग होंगे। ठीक है, ये अटैच्ड है, मान लो हमने कहा ये ए है, और ये है आपका ए, ये मान लो आपका बी है, और ये आपका सी है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि बताओ ए सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, सब सेम आइडेंटिकल है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितने हो गए, 4 आर हो गए। मेरी बात समझ रहे हो। हमने कहा कि जो हमारे यहाँ से जो ए सी है, क्या है, ए सी इक्वल टू क्या ले लोगे, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितना हो जाएगा, 4 आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। और अगर आप, अब आपको ये चाहिए, है ना, आपने कहा सर ये ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने क्या ली है, ए ली है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने क्या ली है, ए ली है, ये आपका ए है। देखो बीच में होगा ना। अब देखो हम ऐसा जगह क्यों बना रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं, सर आप भी तो आप ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे सर, ये सटे हुए होते थे। लेकिन भाई हम इसमें 3 लेयर अप्लाई करते थे ना, तो जब 3 लेयर जब आप रखोगे तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ना। समझ रहे हो मेरी बात, फील कर रहे हो इस चीज़ को, इमेजिन कर पा रहे हो, ये इनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए अब डिस्टेंसेज अब ये हो गई, अब इनके बीच में गैपिंग है, बात समझना, इनके बीच में ये गैपिंग है, ए, है ना। अब आपको ये ए नहीं पता, अभी आपको पिछले वाले में ए पता था, बट आपको यहाँ पर ए नहीं पता। हाँ, बट आपको ए सी पता है कि ए सी आपका कितना हो गया, 4 आर हो गया। ठीक है, अच्छा देखो, अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका हाइपोटेनस है, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये मान लो आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपस में चेंज वेंज हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से ये कहें सर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर, बोलो ये कोई बड़ी बात है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 4r का स्क्वायर, कितना है 4r का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू ए बी। ए बी आपको पता है क्या, आपको बस केवल ए पता है, आपको इस ए की वैल्यू निकालनी, तो आपने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी सी भी कितना होगा भाई, ए होगा भाई, अगर ये क्यूबिक है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ए होगा, समझ रहे हो मेरी बात, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ए होगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ए होगा। ये गैपिंग होगा, बात में ध्यान समझना, ठीक है ना, ये गैपिंग होगा क्योंकि आपने यहाँ पे इसके बीच में एक तीसरा लेयर भी अप्लाई किया है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। सो आप यहाँ से अगर 4r स्क्वायर, अगर आप इसको देखो स्क्वायर, अगर इसको ओपन करते हो तो कितना हो जाएगा, 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सो ऐसा करते हैं कि हम क्या किया जाए बताओ, काट देते हैं, ठीक है, 8r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे कह सकते हैं क्या, 8r स्क्वायर, बोलो थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो वैसे समझना, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8r स्क्वायर, बोलो भाई हमने स्क्वायर रूट ले लिया, हमें ए की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, ओके। तो हमने कहा सर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, ये बाहर आएगा एज अ 2√2, देखो सर क्या बता रहे हैं, ठीक है, ये टू आपका क्या हो गया, पेयर में बाहर निकल गया, ये अंडर रूट 2 बच गया एक, है ना, और बाहर से ये बाहर आर भी निकल जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू आपने निकाल ली क्या, 2√2 अपॉन आर। और जैसे ही आपने ए की वैल्यू निकाल ली, आप क्या कर सकते हो, आप इस क्यूब की वॉल्यूम निकाल सकते हो। देखो याद करो, क्यूबिक वाले में सिंपल आपने ए की जगह रख दिया था 2r, बट अब यहाँ पे ए की जगह क्या रखोगे, तो आपने कहा सर सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये जो आपका जो क्यूब है ना, आप इस क्यूब की वैल्यू क्या बताओगे, ए क्यूब है, क्यूब है तो ए क्यूब, अब ए की वैल्यू क्या आई है वो अलग बात है, ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 2√2 r का क्यूब। ओके, जब आप इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू इस √2 का जब क्यूब करोगे, बात समझ रहे हो, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये कितना हो गया, √2 इंटू √2 दैट इज 2, तो इंटू 2 और एक √2 और बच गया, और ये r क्यूब हो गया, समझ रहे हो, तो कितना हो जाएगा 16√2 r क्यूब। ये आपके इस क्यूब की क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। अच्छा जी, अब आप क्या कर लो, अब आपको पता है भाई ये हमारा एक FCC है, तो FCC में बताओ आप मेरे को, चलो बताओ कमेंट करके, बिना पेज पलटे अपनी कॉपी का, कि FCC में टोटल कितने एटम्स होते हैं, जल्दी बताओ कमेंट करके, बिना कॉपी पलटे। बता लिया, कितने बताए, चार होते हैं। कैसे, देखो आपने कहा सर हम पहले ये निकाल लें कि हमारे इस FCC में टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं। हमने कहा सर नंबर ऑफ स्फीयर, या जिसको आप लोग कहते थे पॉइंट, या जिसको आप लोग कहते थे एटम, नंबर ऑफ स्फीयर इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे भाई, देखो तो 8 हमारे कॉर्नर पर होते हैं, वो 8 जो होते हैं वो अपना 1/8 शेयर करते हैं, प्लस 6 हमारे फेसेस पर होते हैं, और वो 6 कितना फेस, वो जो 6 के 6 जो हमारे एटम्स हैं वो अपना हाफ शेयर करते हैं, कितना हो जाएगा 1 + 3 = 4। कितने बच्चे सही बता पाए थे और कितने बच्चे गलत बता पाए थे, ये आप अपना खुद का एनालाइज करो और खुद देखो कि आप कितना पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। ओके सर, तो हमने कहा सर हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ ऑल 4 स्फीयर, तो आपको एक स्फीयर की वॉल्यूम पता होनी चाहिए, कितनी होती है 4/3 πr3, कितनी होती है 4/3 πr3 ये होती है। और आपको कितने का टोटल निकालना है, 4 का निकालना, तो आप क्या कर दो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 16/3 πr3। ये आपकी टोटल 4 स्फीयर की जो है वो वॉल्यूम पता चल निकाल लो। सो क्या निकाल लिया जाए, पैकिंग फ्रैक्शन, है ना, तो क्या हो जाएगा सर, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। आपने यूनिट सेल की वॉल्यूम निकाली है, कितनी निकाली भाई, तो पहले वाला रख देते 16/3 πr3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वॉल्यूम जो है वो क्यूब की वॉल्यूम कितनी आई है 16√2 r3। देखो r3 से r3 कैंसिल आउट हो गया, और ये 16 से 16 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देखो आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा है
ओके, देखो ऐसा करते हैं, देखो अगर आपको कन्फ्यूजन है बच्चे, देखो 16 पाई/3, देखो ये 16√2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, और ये चला जाता है सबसे टॉप पर, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ये रूल होता है भाई, नहीं पता जिन बच्चों को याद रख लो। तो 3 × 16√2, ठीक है, पाई से आर क्यूब से, ये आर क्यूब भी यहीं पर आ जाता, ये तो कट गया, ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, पाई/3√2, क्या बचा, पाई/3√2। ओके, अब सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो मेरी बात समझना, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया ना, हटा देते हैं यहाँ से कुछ चीज़ें, देखो ओके 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 ओके, देखो कैसे सॉल्व करते, बहुत आसान है, क्या करना है, पाई को फिलहाल अभी आप ऐसे ही छोड़ दो, अपॉन 3√2 को ऐसे ही छोड़ दो। अब क्या कर दो, आप रेशनलाइजेशन कर दो, क्या कर दो, √2 का, देखो √2 अगर ऊपर हो ना, √2 अगर ऊपर हो तो हम √2 की वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना कि अगर √2 अगर ऊपर होता है तो √2 की हम वैल्यू रख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर √2 अगर नीचे है तो फिर √2 की वैल्यू रखोगे समथिंग जो आपकी होती है कितनी, 1.414 के आसपास होती है, तो अपॉन में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रेशनलाइजेशन कर देते हैं, मतलब √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही आपने ऐसे किया तो ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया पाई√2 अपॉन √2 × √2 दैट इज 6 हो गया। अब आप रख दो, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14 इंटू √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 अपॉन 6। क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई करोगे देन डिवाइड करोगे, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.74। ये आपकी आएगी पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। आप इसकी इफिशियंसी निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, सो इफिशियंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.74 इंटू 100%, कितना हो जाएगा 74, जो कि सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना, 74%, बहुत ज़्यादा ये हमारा स्पेस जो है, इस टाइप का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, क्लियर है। आपने निकाल लिया पैकिंग एफिशिएंसी इन SCP एंड CCP। ये आते हैं एग्जाम में, ये डायरेक्टली पूछता है, ये आपका डायरेक्टली पूछता है ये क्वेश्चन, समझ रहे हो आप मेरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, हल्के मत लेना आप इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी, फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी इन SCP एंड CCP, कैलकुलेट, ये आपको पूरा पूरा एक डेरिवेशन पूछ देगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी क्या, पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड, ठीक है ना। हमने सिंपल का निकाल लिया, हमने SCP का निकाल लिया, SCCP का हमने निकाल लिया, नाउ हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, ठीक है। ओके बच्चे देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे बेसिकली 2 आपको डायगोनल्स मिलेंगे, एक आप अभी अभी तक आपको क्या मिलता था, अभी तक आपको एक फेस डायगोनल मिलता था, है ना, एक फेस डायगोनल मिलता था, अब यहाँ पे आपको एक बॉडी डायगोनल मिलेगा, ठीक है ना, बहुत आसान है, देखो कैसे। तो सबसे पहले क्या करो कि आप पहले तो एक फिगर बनाओ बॉडी सेंटर्ड का, ठीक है, ये आपकी एक फिगर है, थोड़ा सही से आप बना लेना, ठीक ही बना है, अच्छा ये ओके। यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, स्फीयर होंगे, और एक स्फीयर जो होगा वो इसके अंदर होगा, मतलब ऐसे एक ऐसे स्फीयर लिया, यूं इसको ऐसे ऊपर से क्या कर दिया, अंदर डाल दिया, है ना, यहाँ पर, तो समथिंग कुछ ऐसे यहाँ पर आपका बन गया एक स्फीयर, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसके आपके 2 डायगोनल होंगे, एक तो आपका फेस डायगोनल होगा, कहीं से भी एक डायगोनल आप ले लो, आप यहाँ से यहाँ ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो, मान लो मैंने एक ले लिया, यहाँ से मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, और एक मैंने डायगोनल ले लिया, ये आपका बॉडी डायगोनल है, क्या है ये आपका, ये आपकी बॉडी डायगोनल है, समझ रहे हो, ठीक है ना। आपने मान लिया कि अगर ये A है और ये बेसिकली B है, ये C है और ये D है, कैसे ही मान लो आप, ठीक है। अगर ऐसा है देखो, तो आप डायरेक्टली आप AC निकाल सकते हो, पहले आपने कहा सर AC, ये मान लो अगर साइड हमारी अगर A है तो ये भी कितनी होगी, A होगी, तो आप AC निकाल सकते हो। आपने कहा सर फेस डायगोनल, है ना, तो फेस डायगोनल सेम वही कहानी अप्लाई करोगे क्या, यानी कि फेस डायगोनल देखो आपकी कितनी है, फेस डायगोनल आपकी AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बोलो AC इज इक्वल टू देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये तो करोगे आप, है ना।
अच्छा जी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एग्जैक्टली हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें हमें देखो, जब आप डायगोनल अप्लाई करोगे ना, आप कहोगे जब आप ए डी लोगे ना, तो ए डी के लिए आपको देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। ए डी के लिए आपको चाहिए होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए सी प्लस सी डी, दैट इज, है ना ये। तो हमने कहा सर हम पहले ए सी निकाल लेते हैं। ए सी हमारा देखो कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी कितना है, ए का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, ए का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। सो ए सी एग्जैक्टली ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2a, ये आपकी आ गई ए सी, ठीक ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने ए सी निकाल लिया ना, हम बात करते हैं अपने बॉडी डायगोनल की बात करते हैं ना। तो बॉडी डायगोनल हमारे पास कितनी है, बॉडी डायगोनल देखो मेरे पास कितनी है, एडी है ना। एडी, सर एडी कैसे निकाला जाए, देखो मैंने कहा एडी इज इक्वल टू, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर आपको पता है, या फिर चलो मान लो अगर आप ये करना चाहो, ए सी का स्क्वायर अगर आप करना चाहो तो क्या करोगे, अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, या जिसको आप डायरेक्टली कह सकते हो, क्या है यहाँ से डायरेक्टली रख देते हैं यार कि इतना फालतू का लोचा कर रहे हैं, है ना। हमने कहा सर 2a स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो क्या है 2a का स्क्वायर, है ना, प्लस सी डी का स्क्वायर। तो सी डी देखो कितनी है, सी डी हमारी कितनी ए है, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। सो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर हटा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज रूट 3a। हमारी क्या निकलेगी, हमारी निकलेगी एडी। एडी निकाल लिया आपने, और आपने ए सी निकाल लिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चे कि अगर मेरा इस क्यूब का, है ना, इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो क्यूब का वॉल्यूम दैट इज आप कहोगे ए क्यूब, लेकिन आपको भी ए की अभी आपको वैल्यू की वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता है। देखो जो आपका BCC होगा, है ना, जो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आपका जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये दोनों तो अलग होंगे, ये तो सेपरेट होंगे, लेकिन ये तीनों आपस में क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, कुछ ऐसे, समझ रहे हो, ये तीनों क्या होंगे, अटैच होंगे। हाँ ये अलग होंगे, ये एक यहाँ होगा, एक समथिंग ऐसे यहाँ होगा, समझ रहे हो, ये अलग होगा, है ना। ये भी आपका उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये तीनों तो सेम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 2r, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी r, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी r, दैट इज हम ये कह सकते हैं क्या कि हमारा जो AD होगा वो कितना होगा 4r होगा। बोलो कह सकते हैं क्या सर, AD इज इक्वल टू 4r, समझ रहे हो, ये चीज़ आप कॉपी में बना लेना, है ना। AD इज इक्वल टू देखो कितना होगा, AD इज इक्वल टू कितना होगा 4r। अच्छा तो हमने कहा सर AD इज इक्वल टू कितना, मेरे पास 4r है, सिंस हमने कहा सर AD इज इक्वल टू 4r, कैसे पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला। तो AD की वैल्यू देखो कितनी है रूट 3, A इज इक्वल टू 4r, सो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/√3 इंटू r। आपने A की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, आपने A की वैल्यू निकाल ली। नाउ अब आप क्या कर लो, अब आप इस क्यूब की वॉल्यूम निकाल लो। तो आपने कहा सर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या क्यूब, जिसको आप कह सकते हो यूनिट क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर A क्यूब, अब A क्यूब का मतलब क्या है 4/√3 इंटू r का होल क्यूब, तो कितना जाएगा, जब 4 का क्यूब करो कितना जाएगा 64 अपॉन यहाँ से 3 आपका एक बाहर निकलेगा 3√3, है ना, इंटू r का क्यूब, समझ रहे हो, √3 है ना भाई, √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 बार, तो √3 एक ये आपस में √3 मिल करके 3 बन गया, और ये आपका बन गया √3, तो कितना आ जाएगा आरी बस में 3√3 इंटू r क्यूब। अच्छा जी, आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला, अब आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो आप पहले ये बताओ मेरे को, आप कमेंट करके ये बताओगे कि पर्टिकुलर इस आपका ये जो बॉडी, यानी कि आपका ये जो BCC है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, आपका जो ये है क्यूब है, इसमें बताओ कि आपकी इसमें टोटल कितने एटम्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करना है, निकाल सकते हो आप, कैसे, देखो हमने कहा सर क्या कि टोटल नंबर ऑफ स्फीयर इन BCC कितना होता है भाई, देखो 8 तो आपके कॉर्नर पर होते हैं, तो 1/8 इंटू कॉर्नर वाले 8 अपना 1/8 शेयर करते हैं, प्लस एक बॉडी
का खुद का है, बॉडी के अंदर खुद है, यानी कि वो तो किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो कितना हो गया 1 + 1 दैट इज 2। तो टोटल कितने होते हैं बॉडी सेंटर में? 2 होते हैं। आपने पिछले वाले वीडियो में आपने ये चीज़ें सीखी हैं। तो अब क्या कर लो, आप इस 2 स्फीयर का क्या कर लो, वॉल्यूम निकाल लो। सो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज इक्वल टू, भाई एक स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 स्फीयर का क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब। क्या किया जाए अब, डिवाइड कर दिया जाए एक दूसरे से, कर दिया जाए, हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 स्फीयर कितना है, डायरेक्टली कर रहे हैं 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 64/3√3 आर क्यूब। देखो ये आर क्यूब से आर क्यूब तो बिना कहे पूछे काट। अब देखो ये जो 3√3 है ये चला जाएगा सबसे टॉप पर, और ये 64 है ये आ जाएगा यहाँ पर। देखो ऐसा कर लेते हैं, हमने कहा सर 8 इंटू, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 8 इंटू 3√3 ये सब चला गया सबसे टॉप पर, और ये 64 आ गया 3 के पास, है ना। 8 टाइम 64 ये कट गया, ये 3 से 3 कटा, कितना बचा भाई, यहाँ पे पाई भी था, तो कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा पाई√3, क्या बचा आपके पास पाई√3 अपॉन 8, और वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू, या फिर 22/7 वाली आप वैल्यू रखो। √3 की वैल्यू होती है 1.37732, ये आप वैल्यू याद रख लेना, ठीक है, अपॉन 8। आप क्या करोगे, पहले आप इनका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, फिर बाद में 8 से डिवाइड करोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.68, ठीक है ना। ये आपकी क्या, ये आपकी पैकिंग फ्रैक्शन आया, ठीक है ना। आप इसकी इफिशियंसी भी निकाल सकते हो, कैसे, तो इफिशियंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे 0.68 इंटू 100% कर दिया, कितना हो गया 68%। देख रहे हो, तो सबसे ज़्यादा आपका किसका आया था, वही एचसीपी और सीसीपी का आया था, 74% के आसपास था। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये आपका सिंपल सा जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब आपके डेरिवेशन है या फिर कह लो क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर, ये ऐसे करके 2 नंबर का पूछेगा, तो आपको पूरा का पूरा ऐसे निकालना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो बच्चे, यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, ये पूछता है कैलकुलेशन, सब फॉर्मूले बेसिस पर हैं, ठीक है ना। आपके यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग, बस छोटा सा ये एक और टॉपिक और बचा है, अभी हम इसके बाद बस जस्ट डिफेक्ट पढ़ेंगे, और डिफेक्ट के बाद ये चीज़ें खत्म, ठीक है ना। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, मतलब देखो यहाँ से आपका उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का क्या पूछ सकता है, डेंसिटी पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आपको डायरेक्टली एक देखो फॉर्मूला बताने वाले हैं, है ना। वो आप फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, क्या होता है। तो बेसिकली जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है ZM अपॉन A³ और इंटू NA, ठीक है। जहाँ पे सभी देखो D का मतलब आपकी क्या है, D का मतलब जो आपका है वो है डेंसिटी, ओके। और जो Z है वो आपका है नंबर ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर यूनिट सेल, है ना। आपको यूनिट सेल में पर्टिकुलर नंबर आपको एटम्स निकालने आते हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर यूनिट सेल। और जो M है वो आपका है मॉलिकुलर मास कह लो, या एटॉमिक मास कह लो, ठीक है। M क्या है आपका, एटॉमिक मास है। कोई भी मान लो आपका अगर एलिमेंट दिया हुआ है, तो आप उसका एटॉमिक मास आपको तो याद ही होगा, क्लास 11 में तो पढ़ी ही हो, एटॉमिक मास। और जो A है वो क्या है, वो हमारी एज है, उस पर्टिकुलर यूनिट सेल की एज कह लें, हम इसको लेंथ कह लें, ठीक है। और जो हमारा Na है वो हमारा होता है एवोगैड्रोस नंबर, है ना। तो यहाँ से हमारी ये सारी इतनी सारी चीज़ें, अगर मान लो कोई भी अगर एक चीज़ मान लो अगर पूछ दिया और इतनी सारी चीज़ें मान लो अगर दे दिया, तो यहाँ से आसानी से न्यूमेरिकल, आप इसका न्यूमेरिकल ट्राई करना, हम नहीं बताएंगे, पहले आप ट्राई करोगे, पहले आप इतना तो पहले ट्राई करोगे, ठीक है ना। बहुत आसान है, ये फॉर्मूला बस याद रखना है आपको। क्लियर है, ठीक है। इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली। यहाँ से मेन आपका जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, जो आप नंबर ऑफ जो पैकिंग फ्रैक्शन जो आप निकालते थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है। आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, फिर से आप एक बार रिवीजन कर लेना, वीडियो को पॉज करने के बाद, देखने के बाद दोबारा आप उसको जरूर से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, हमेशा पूछता है। और देखो छोटे छोटे कुछ और टॉपिक आपके बचे हुए हैं, जैसे आपका एक ये डिफेक्ट बचा है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है डिफेक्ट, ये एक बड़ा सा टॉपिक है, बस ये आपका लास्ट टॉपिक है डिफेक्ट, है ना। डिफेक्ट इन सॉलिड्स हम इसे पढ़ेंगे, हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिनिश फिनिश फिनिश, ओके। इन बच्चों को लग रहा है कि बहुत सर लेट करेंगे सिलेबस खत्म कराने,
सांस करो, लेट नहीं करेंगे, मूड के ऊपर है ना। मूड के ऊपर नहीं है, डेली का डेली वीडियो अपलोड होगा, ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे, ठीक है। ओके, तो ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर लगभग आज और कल में, कल कल तक में ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और परसों से हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और फिजिक्स भी हम लोग का कंटिन्यू चल ही रहा है, फिजिक्स में भी थोड़ा छूट गया है, बट उसका जल्दी से ख़त्म करते हैं। एक टाइप की और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से, है ना। मैथ में भी आज से आपका न्यू लेसन जो है, न्यू न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स, तो आपको देखना है। ओके, तो रखते हैं फिलहाल यहीं पर। और ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं सब नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना मेरे को आ गया है, और ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा मूंगफली खाओ, बादाम बादाम खाओ, दिमाग की थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ाओ, याद करने वाली थोड़ी सी कैपेसिटी अपनी इंक्रीज़ करो, ठीक है बच्चे। तो ये है कहानी इन सब सारी चीज़ों की, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और क्या किया जाए, कुछ नहीं, तब तक आप पढ़ाई करते रहो और जो है अपना ख्याल रखो, ठीक है।